सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो चुनाव में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी एंड ऑफ कोर्स जूनियर तजियाकार अली आफ्ताब सईद। बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आज तजर्बा हो गया है आर्टिफिशियल रेन वाला। लगा तो ऐसे ही किसी ने थुक सुट्टी हो, लेकिन बहरहाल अच्छी बात ये थी कि यूएई ने जहाज भेजे, उन्होंने ही पैसे दिए। थैंक यू यूएई। ये लाहौर में हुई है? हाँ जी। किधर? महसूस नहीं हुआ लेकिन हुई है। अच्छा हुई है। बहुत अच्छी बात है। Are you serious or Yes, yes. अच्छा। आज आर्टिफिशियल रेन हो गई है और अच्छा। हमें नहीं पता चला और AQI को भी नहीं पता चला। चले बेहतरी। ये असल हमेशा में दूसरा है? तजर्बा पहले से बेहतर होता है, तो इसलिए फिंगर्स Right, क्रॉस। चले चले। अच्छा नहीं, मुझे लगा हम आज अगर आप बात करना चाहते हैं तो लेट्स गो अहेड, लेकिन मुझे तो ये था कि कल आप इतना कह रहे थे कि हम इलेक्शंस के बारे में नहीं बात करेंगे। हमने बहुत कोशिश की लेकिन आज हमें बात करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। तो असद क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? थोड़ा हमें। मेरे तो ढेर सारे ख्याल हैं। मैं पता है क्या, मैंने बड़े चैनल्स देखने की कोशिश की, मैंने बड़े अखबार खंगालने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने असद से पूछा, असद ने मुझे 101 समझाया और मुझे एक्चुअली समझ में आ गया। सो असद प्लीज टाइमलाइन डिस्कस कर रहे बिल्कुल। शुरुआत इस चीज़ पे होती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है जी कि जो आपके रिटर्निंग अफसर्स, आपके असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर्स और आपके DROs जो हैं उनकी जो अमूमन जो वो लोग होते हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला होता है, वो उसमें से कुछ लोग करते हैं और बाकी लोग जो हैं आप दीगर इदारों को कहते हैं आप हमें देते। इस दफ़ा उन्होंने कहा जी कि आप हमें ब्यूरोक्रेसी से लोग जो हैं वो हमें दें और उनके तहत हम इलेक्शन कराएंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये हुआ कि उनकी एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो शुरू हो गया। PTI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक पिटिशन लेके गई लाहौर हाई कोर्ट और उनका ये कहना था कि जी ये गलत है कि आप अगर ब्यूरोक्रेट्स यूज़ होंगे इलेक्शन के तो इलेक्शन जो है मुतनाज़ हो जाएंगे। और ये मज़े की बात है PTI की तरफ से, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में भी ब्यूरोक्रेट्स वर यूज्ड। सो ये एक जरिए वो अलग बहस है उसकी। उसके बाद जी जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस चीज़ को स्टे कर दिया गया, ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। जब ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टे होगी तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कहती है जी अगर ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टे है तो ROs नहीं सिलेक्ट हो सकते या ट्रेन नहीं हो सकते, रादर ROs नहीं होंगे तो हम जो इलेक्शन स्केड्यूल है वो हम जारी नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन स्केड्यूल आपने इलेक्शन डेट से 54, जब आप स्केड्यूल देते हैं सॉरी, उसके 54 डेज़ के बाद इलेक्शंस होते हैं। यानी कि जो कल की तारीख थी, कल इलेक्शन स्केड्यूल लाजमी आना था, वो इस स्टे ऑर्डर की वजह से जो जुमेरात के रोज़ आया उससे आगे हो गया। अच्छा, फिर वही सीन्स हुए जो कि आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिनों में चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए और काजी फैज़ ईसा साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ 2 और जो सीनियर जजेस हैं, उन्होंने बैठ के इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर फिर जो पिटिशन थी इलेक्शन कमीशन की और दीगर सियासी पार्टीज़ की वो सुनी, जिसमें उन्होंने कहा जी ये तो गलत है। इसका मतलब है कि एक बंदा पिटिशन लेके लाहौर हाई कोर्ट चले जाए, इसको स्टे मिल जाए तो पूरे मुल्क का इलेक्शन जो है वो आगे जा सकता है। सो जिसके ऊपर उन्होंने कहा आफ्टर लॉट ऑफ जो TV के ऊपर हमारे खुद अपने चैनल पे चीज़ें चल रही थी कि जी जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड करता है और आप फ़ौरन अभी अगले 2 से 3 घंटे के अंदर स्केड्यूल जो है वो जारी करें, जो कि जारी फिर हो गया। इसका मतलब इलेक्शन 8 तारीख को होंगे। अच्छा, उसके अंदर जो चीफ जस्टिस इंक्लूडेड बाकी जजेस ने जो बातें की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो ये थी कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज को कहा कि आपने किया कैसे, क्योंकि इसके अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि इन जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये स्टे ऑर्डर देने के बाद कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इसको लार्जर बेंच पे सुने। तो आपने स्टे ऑर्डर क्यों दिया अगर आप लार्जर बेंच रेकमेंड कर रहे हैं? नंबर 1। और उसके साथ साथ ये मज़े की बात है, वो कहते हैं जी कि इसके अंदर आप PTI की पिटिशन के अंदर कि जी आप लोअर कोर्ट्स के जो वकला हैं उनको ROs बनाते हैं इसके अंदर। उस पर भी मसला ये था कि जितने चीफ जस्टिस हैं, जितने हाई कोर्ट्स के, उन सब ने कहा कि लोअर कोर्ट्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, 1.3 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं। हम अगर लोअर कोर्ट का स्टाफ जो है वो इलेक्शन एक्टिविटीज़ में उनको भेज देंगे तो ये केसेस जो पेंडिंग है उनका क्या होगा? और जब सारे चीफ जस्टिस ने इंक्लूडिंग लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि जी लोअर जुडिशरी के लोग जो हैं वो नहीं ROs बनेंगे, तो फिर ECP के पास और कुछ चॉइस नहीं थी। फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया, जो कि माजी में हो चुका, को पहली दफ़ा नहीं होना। तो खैर जो इसके अंदर जो ये तो लीगल बात होगी सारी, जो इसके अंदर सियासी बात है वो ये है कि जो PTI को उल्टी पड़ गई, जो उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि अब सारा नैरेटिव शिफ्ट हो गया कि जी PTI चाहती नहीं इलेक्शन हुए।
अच्छा, जहाँ तक लीगल भी वो है ना, वो लीगली तो ये बहुत वीक पिटिशन थी मेरे ख्याल में, और वो बहुत वीक पिटिशन इस लिहाज से थी कि भाई यहाँ तो कहा जाए कि जी हम जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना वो आज़रबाईजान से या चेचनिया से लेके आएंगे। पाकिस्तान में तो इधर से हो या उधर से हो, तमाम लोग अहलियत रखते हैं इन्फ्लुएंस हो जाने की, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ से लेके आ रहे हैं। बात तो सही है वैसे अली आपकी। और अच्छा, और इसके अंदर जो पिटिशन थी उन्होंने उसके अंदर फिर और भी चीज़ें थी। जो सेक्शन 50 और 51(1) है इसका इलेक्शन एक्ट 2017 का, उन्होंने उसको भी चैलेंज किया है कि ये गलत है। और वो जो है डील करता है, सेक्शन 50 डील करता है DROs के साथ, 51(1) डील करता है ROs और AROs के, यानी कि ये सारा एक इलेक्शन एक्ट के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है और मेंशन्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो एक पिटिशन आप लेके जा रहे हैं एक बंदा, और वो कह रहे हैं जी कि एक पूरा इलेक्शन एक्ट का एक इतना बड़ा हिस्सा जो है वो गैर आईनी है, और वो गैर आईनी होने की वजह से जी उसको भी हम अपील करते हैं, उसके ऊपर भी केस करते हैं। तो वो कल वही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर रहे थे कि ये समझ से बाहर है कि एक लाहौर हाई कोर्ट का जज जो है वो इस किस्म का, ये काजी फरीसा ने कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि वो इस किस्म का ऑर्डर देते, विच इज़ जो रैश भी है, जो बहुत उन्होंने सोचे समझे बगैर, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने दे दिया। इलेक्शंस की दफ़ा ना एक और बड़ी चीज़ होती है जो बड़ी अजीब सी, वो ये कि एक तो जी के प्रोविंशियल और फेडरल हमेशा साथ होंगे, भाई क्यों, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर इस पिटिशन की वजह से या किसी भी और पिटिशन या किसी भी और मजबूरी की वजह से हमें लेट करना पड़ जाता है 1 महीना या 15 दिन या 50 दिन, नहीं ओदे बाद फिर रोजे आ जाएंगे, फिर छोटी ईद आ जाएगी, फिर बड़ी, ओ यार वो आज आने तो उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, रोज़ों में आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते ना, ये उनका मुतालबा था ना पार्टीज का। वो देखें, वो बात ठीक है, 8 मार्च के अंदर रोजे हैं, 8 तारीख से अगर कैंपेनिंग क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, रमजान के अंदर तो आप कैंपेन नहीं कर सकते, मतलब भूख लग जाती है राती, नहीं आप रैलीज नहीं कर सकते। रूल तो नहीं है ना, कोई रूल नहीं है, बट नहीं वैसे नहीं करना चाहिए। रोज़ों में अमूमन जो है एक्टिविटी जो है शहर के अंदर वो बंद रहती है। रोज़ों में तो आपने देखा होगा ऑफिसेस के आवर्स भी कम हो जाते हैं, तो आप कह रही हैं कि आप ज्यादा काम करें रोज़ों में, तो वो सवाब तो शायद होगा, लेकिन लोग इतने एंथुसियास्ट नहीं होंगे। असल में चले, वो मेरा मौक़िफ़ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं 8 फरवरी बड़ी ज़बरदस्त डेट है उसकी, और ये इलेक्शन स्केड्यूल अगर ना आता, वो कहते हैं चले, इसी भी कहते हैं यार चले आज तो सैटरडे है, कल संडे है, एक काम करते हैं मंडे को चेक करें, तो मंडे का भी आगे चला जाता। यानी कि जितने भी दिन ये आगे जाता, उसके 54 डेज बाद जाके फिर इलेक्शन होना था, तो वो रोजे आ जाते, वही आपकी छोटी ईद आ जाती थी बड़ी। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर वो प्लीज़ ज़रा क्लियर करते हैं। उन्होंने एक चीज़ तो ये कही कि कुछ जगहों पे इलेक्शन जो है वो इस वजह से नहीं हो सकते, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, तो उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया कि जी वहाँ पे ना कराएं, जब सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी तो वहाँ बाईपोल्स हो जाएंगे। अच्छा, वो दूसरा कहते हैं जहाँ ठंड है आप वहाँ पे नहीं जा सकते। देखें जी, ये मेरा इस पर मानना ये है कि जिस बंदे को वोट आया हुआ है ना ज़ोर से, और उसको पॉलिटिकल पार्टी या को अपना जो वहाँ का उसका नुमाइंदा उसको पसंद है, उसको वोट लगाना चाहता है और अपनी सेल्फी डालना चाहता है वो अंगूठा रंग के अपना, वो ठंड हो, गर्मी हो, तूफान हो, फिर बंदा फिर जमहूरियत की खातिर वो वोट डालने ज़रूर जाएगा। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये मैं प्लीज जरा बताइएगा। लेकिन इसमें वही मैं, आपने जब वो जिक्र किया ना कि 8 फरवरी बहुत आइडियल डेट आ चुकी है, तो उसमें मैं यही शामिल करने लगा था बात कि ऐसे बर्फानी इलाके वहाँ पे तो अभी से बातें आनी शुरू हो गई हैं उनके पॉलिटिकल फिगर्स की कि जी इधर तो 4-4 फुट बर्फ होगी, हम कैसे जाएंगे वोट डालने, हमारा वर्कर कैसे आएगा। सो अगेन कोई आइडियल जो है ना, मेरा नहीं ख्याल के ढूंढा जा सकता। आइडियल तो देखें जो अगस्त के इलेक्शन है वो भी नहीं है, जिसमें जो बरसात होती है, जब आइडियल तो जून भी नहीं है। असल में आइडियल वेदर यहाँ पे है ही नहीं आज, यहाँ हो गए इलेक्शन। अच्छा चलो, मुझे एक और बात बता, ये आप इस पे ज़रा प्लीज़, ये जो स्टे हुआ था ECP को जिन्होंने कहा हॉल्ट कर दें, वो थी ट्रेनिंग ऑफ ROs की चीज़। अब एक रिटर्निंग अफसर तो आप जैसे कह रहे हैं कोई भी बंदा मान सकता है, ये ट्रेन किस चीज़ पे हो रहे थे? व्हाट वाज द ट्रेनिंग? नहीं देखें, वो तो ट्रेनिंग तो जाहिर है होती होगी। उसकी वजह ये है कि आप RO का काम ये भी होता है ना कि किसके पेपर एक्सेप्ट करने और किसके रिजेक्ट नॉमिनेशन पेपर जी, तो वो उसको अगर पता होगा कि 62 किस पे लगानी है और 63 किस पे लगानी है, तो फिर ही वो करेगा ना। तो ट्रेनिंग तो होगी, ट्रेनिंग होगी, तो वो तो ठीक है। लेकिन मैं फिर वही बात है कि हम वैसे तो इसको हम आगे जाके मजीद मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ना इलाकों में ये देखना चाहिए कि किस मौसम में लोग शादियां करना पसंद करते हैं, उन इलाकों के इलेक्शन उन दिनों में रखने चाहिए कि भाई बड़ी तुसी एक्टिविटी दा तानु शौक होया पे है ते ए भी कर लवो। चले हम ये मशवरा जो है आपका, आई एम प्रीटी श्योर मस्ट हैव गॉन अक्रॉस, और वो कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे एंड ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन और मे बी मूव ऑन टू बेटर टॉपिक्स टू डिस्कस। स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक टू बोलो जनाब। अभी रिसेंटली पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस एक जर्नलिस्ट ने उनसे कुछ सवालात किए जिससे वो काफ़ी गुस्से में आ गए और उनको बोला, काफ़ी टॉन्ट किया और जवाब दिया कि क्या आपको ये मेरी शादी से क्या लेना देना है, क्या लड़की आपने देनी है, क्या आपको शादी करनी है। अच्छा वो जो उनका जो कूल उन्होंने लूज किया था ना, वो काफी, वो मेरे ख्याल में नाराज नहीं इतने होते कि उनको इस किस्म के सवालात की आदत पड़ चुकी है। वो जो जिन्होंने रिपोर्टर थे वो उन्होंने वही वाला सवाल पूछा जो मुमकिन उनसे पूछा था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो उनको कहा कि शादी मैंने करनी है आपने, ये उन्होंने कहा। उसके बाद थोड़ी और बातें तो उन्होंने कहा कि आपको क्या परेशानी है मेरी शादी से, और तीसरी उन्होंने ये बात की फिर कि आपकी नज़र में कोई है तो बता दें। तो तीनों बड़े अच्छे सवाल, मतलब उन्होंने काउंटर अटैक किया उस रिपोर्टर को और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने टैकल किया कि भाई उनकी शादी है। एक तो लोग जो है वो इस चीज़ को समझते नहीं, पॉलिटिशियंस ख़ास तौर पे, कि जब आप एक पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं तो तब ये जो सवालात हैं ये आपसे होंगे, लोग करेंगे। लोग सेलिब्रिटी से पूछते हैं कि जी किसके साथ शादी हो रही है, किसके साथ नहीं, और पब्लिक फिगर में फिर ये भी होता नहीं कि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात है, तो नहीं। एक हद तक डेफिनेटली है, जब शादी आपकी हो जाए तो फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी जब तक आपकी नहीं हुई तो ये सवाल किया जाता है, क्योंकि इफ़ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर फिर बहुत मैटर करता है कि आपकी शादी किससे हो रही है। अब इनकी जो वालदा हैं उनकी शादी हुई आसिफ अली जरदारी से, और वो एक पॉलिटिकल डायनामिक जो था उससे जो क्रिएट हुआ इस मुल्क में, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा। मतलब वो अलग बात है उसके ऊपर जो बहस है क्या, बट अगर ये सवालात ना होते उन दिनों में कि जी आप उनसे क्यों शादी कर रही हैं, आप उनसे क्यों कर रही हैं शादी, या किसी वजह से मीडिया के अंदर वो खबर आती और किसी और से उनकी शादी होती, फिर ये पॉलिटिकल डायनामिक्स ना रहते। सो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि हमारा राइट है टू इन्फॉर्मेशन की वो किससे शादी कर रहे हैं। अगर हाँ वही जो कल वाली बात थी, अगर वो आगे से कहते हैं मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं है, अब उन्होंने चूंकि एंगेज कर लिया, बहुत दफा सवाल ये पूछा गया होगा और बहुत दफा उन्होंने यही कहा होगा, उनका मूड खराब होगा, बस उन्होंने कह दिया। देखिए बात ये है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स की हद तक नहीं है, ये इस पूरे मुआशरे का मसला है कि वो जब भी किसी लड़का या लड़की किसी को भी सिंगल देखते हैं तो पहला सवाल नहीं तो फिर दूसरा तो लाजमी यही होता है कि फिर शादी कब हो रही है। अच्छा, हम इस पे बहुत ज़्यादा बात करते रहे हैं, अब सोसाइटी में अवेयरनेस भी लाने की कोशिश की जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जी ये लोगों का अंदरूनी मामला है, आप इसको क्यों बार बार वो करते हैं। ये मैं कह रहा हूँ आम लोगों की उसमें बात। जहाँ तक बात है ना बिलावल साहब की, मैं इसमें रिपोर्टर के साथ हूँ। उसकी वजह ये है कि शादी एक इतना तकलीफदेह अमल है कि अगर एक पॉलिटिकल लीडर उसमें से गुजरा ही नहीं तो उसको कैसे पता आवाम किस तकलीफ में से गुजर रहे हैं। तो वो यहाँ पे हम लोगों की जो गरीब और शादी से मुतासरा अफराद हैं उनके साथ यकजहती दिखाने के लिए उनको चाहिए कि वो शादी करें और वो हमें आके बताएं कि विद यू ब्रो आपने यहाँ से घर ही जाना है। आपको एक तो इस बात का पता है ना, समझ नहीं आ रही मैं अपने अल्फाज वापस नहीं अब तो आ गए। requisite है for anyone standing for any position in the government कि आप basically you should have gone through the whole process of getting married and a few years being married। देखिए प्री रिक्विजिट उस तरह से कानूनी तौर पे तो नहीं है, आप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए एक होता है ना कि मैं किसी पॉलिटिकल फिगर को देखता हूं तो मैं उसके साथ रिलेट कर पाता हूं कि यार ये भी उसी तकलीफ में से गुजरा है जिसमें से मैं गुजरा हूं। आप ये इस तरह कर लेना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन है, उनकी भी एक वाइल्ड आउट ऑफ ऑफिस एंड इन ऑफिस उनकी 2 शादियां जब वो लाइमलाइट में थे हुई। That makes him more fit to no, वो तो चले अली की लॉजिक के मुताबिक तो उनको इस वजह से 2 टर्म्स मिलनी चाहिए। लेकिन वो देखिए मैं एक बात करना चाहूँगा, कंपेनियनशिप जो है ना वो हर इंसान को चाहिए होती है। तो और डीप जा रहे हैं भाई, ये और किसी को टोन बदल रहा है। और किसी को मैं उन पे जो तनकीद होती थी ना कि यार आपने एक तो कर ली फिर वो खत्म हो गई, अब दूसरी क्यों की, भाई वो क्या मसले वाली बात है। उनका दिल कर रहा है वो 4थी 5वीं कर लें, आपको क्या मसला है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो इस मौजू पे एक ये ठीक है जो इस हद तक जो बिलावल साहब से बात हुई कि हो रही है नहीं हो रही है, उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद नहीं बताएं जी कब हो रही है, क्यों हो रही है, किसके साथ कैसे हो रही है, किसके साथ, तो चले फिर रेलेवेंट है किधर हो रही है और आप क्या करेंगे उसके ऊपर, आप क्या पहनेंगे उसके ऊपर, वो क्या पहन रही हैं उसके ऊपर, आपका भतीजा क्या पहन रहा है उसके ऊपर। ये सारी जो सवाल आते हैं लोग बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। नहीं ये बात तो बिल्कुल सच है। अभी अगर शादी का नहीं पूछते तो पीपल आर जस्ट जनरली रियली इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल लाइफ, चाहे वो पब्लिक प्रोफाइल हो आपकी या आप एक आम आदमी हो,
तो अच्छा अगर शादी हुई हुई है तो आपके बच्चे कब हो रहे हैं, अगर पहला बच्चा होगा दूसरे बच्चे कब हो रहे हैं, तो मतलब यानी उन कि बच्चों शादी का के क्या बाद हो भी रहा है। प्रेशर नहीं खत्म होता। नहीं नहीं, देखिए हमारी तो आदत है ना कि हम एक दूसरे की लाइफ के बारे में सब जानना चाहते हैं। सो प्लीज पर्सनल जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, हमें पता नहीं क्यों शौक है कि हमें जानना है सब कुछ। ये कीड़ा मुझे आज तक समझ नहीं आया। देखिए वो इसीलिए है कि वो बेसिकली कुरेद रहे हैं कि कहाँ से जूता आपको चुभ रहा है। कोई तो चीज होगी जो आपकी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो होता है ना कि मेरे को अपने गम सुना मेरे को ठंडी मिले। सो बेसिकली अगर आप सो सैड वैसे अली अगर देखा जाए तो कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में ही अगर आप ये कह देना कि मेरी असल में जिंदगी में ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो आपके साथ दूसरी बात ही नहीं करेंगे। सो किसी के साथ भी अगर आप बात नहीं करना चाहते उसको अपना मसला पहले बता दें, वो ठंड हो जाए उनकी जिंदगी में। यानी कि आप जाते साथ किसी कमरे में जाएं और आप ऊंचा बताएं कि मैं तस्लीम करता हूं मैं एक प्रॉब्लम शुदा शख्स हूं, इसलिए मुझसे कोई बात ना करे। सर व्हाट अ टिप। और हमारा एक दोस्त है, वो तो जब भी किसी महफिल में एंटर होता है, उसने मुझे खुद बताया कि वो जाते साथ ही कहता है कि मेरे इस क्लाइंट ने भी पैसे नहीं दिए, मेरे फलानी जगह पे मेरा फ्रिज खराब हो गया, इधर मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई भी नहीं आएगा। उसको मैं लेके गया साइड पे, मैंने कहा यार तेरे ये तूने सब झूठ बोला है, मुझे पता है तेरे पास बहुत पैसे हैं। उसने कहा ये आप पहले ही कह दो ना, लोग उधार नहीं मांगते। ये तो एक फर्क टॉपिक है। हाँ, ये टॉपिक फर्क है, लेकिन आपने अपने मसले जिंदगी के जो है ना वो अपने सामने रखने। बात सही है और लोगों को बताने। हाँ। ये जरा अगर शादी वाली चीज़ पे वापस है, लेकिन ट्रेंड्स भी तो बहुत चेंज हो गए हैं। अगर आप हमसे जो पिछली जनरेशन है अगर उस पर जाएं तो तब तो शादी के अंदर ये होता था कि एज गैप भी बहुत ज़्यादा होता था। आपके जो मर्द होते थे उनके और आपकी उनकी बेगम में मतलब 10 साल 8 साल 9 साल का एक फ़र्क होता था। अब वो भी बहुत क्लोज हो गया और people I don't know, I wouldn't generalize it. I think पहले हर किस्म की एज गैप्स में शादियां होती थी और अब भी ऐसे ही है। मतलब पहले लेकिन ये तो ख्वातीन की कहते थे जल्दी हो जाए। अब मैं तो पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि अब शायद इतना प्रेशर नहीं है। देखिए हाँ, उसमें दो शादी तीन जल्दी चीजें होना, लेट होना, शादी कपल्स का एज गैप, टू सेपरेट थिंग्स इन माय ओपिनियन। उसमें ना दो चीजें हैं। वो देखें, एक तो ये है कि हमेशा से जिम्मेदारी ज्यादा बंदे पे थी कि वो रोटी रखेगा टेबल के जिम्मेदारी ऊपर। बंदे पे ही है। नहीं वो है, लेकिन अब जो है ना वो बंदियां भी तो कहती हैं ना कि हमने भी अपना करियर बनाना है पहले, फिर उसके बाद शादी करेंगे। ड्यूल इनकम। बिल्कुल ड्यूअल इनकम, उसकी वजह से भी जाहिर है शादी अब लेट हो रही है, उतनी जल्दी नहीं हो रही। दूसरा मुझे लगता है कि शायद एक और भी प्रॉब्लम हो। अक्सर वो जो होता है ना कि आप लोगों के घर में दरवाज़ा खटखटा के पूछें कि जी दादाजी हैं, तो वो कागज से कहते हैं जी 10 साल हो गए फौत हो गए, वो जी दादी जी हैं आ जाओ अंदर बैठे ने। मेरे ख्याल में मर्दों ने सोचा है कि नहीं, शादी में हर तरह की बराबरी होगी, मैं भी इसको अपने सामने दुनिया से जाता देखना चाहता हूँ। ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, लेकिन अब तो ये भी हो गया जो आपने जिक्र किया कि बच्चों के हवाले से कि लोग जो हैं पूछते हैं पर बच्चे कब हो रहे हैं आपके शादी के फौरन बाद। कुछ लोग कहते हैं यार हमें कुछ खुद तो एंजॉय कर लेने दो जरा अपना टाइम, ये वो, उसके बाद बच्चे भी कर लेंगे वापस, बच्चे के बाद जिंदगी चेंज हो जाती है। ये एक बड़ा एक वर्ल्ड वाइड क्राइसिस चल रहा है कि द कमिंग जनरेशन इज ऑप्टिंग आउट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन। उनका नाम है उनको कहते हैं डिंक्स। DINKS, ड्यूल इनकम नो किड्स। सीरियसली ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो दोनों कहते हैं यार हमने रज के पैसे कमाने हैं, उसके बाद रज के फिरना टुरना है और नो किड्स। उनका नाम बना दिया उन्होंने सोसाइटी के अंदर, कॉल्ड डिंक्स। वाह। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, ये बड़ी अच्छी अप्रोच है कंसिडरिंग के पाकिस्तान जैसे और इंडिया जैसे और इस तरह के और ममालिक जहाँ पे पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मसला है, मतलब ग्रोथ हमारी जो बहुत ज्यादा है। मतलब कल भी हम जब जिक्र कर रहे थे पॉपुलेशन ज्यादा होना किसका मसला है? जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, किसका मसला है? हुकूमत का मसला है? किसका मसला है? मसला देखिए कल हम जिस तरह जिक्र कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। बिल्कुल, बट उस पॉपुलेशन का इज अ फैक्टर, और पॉपुलेशन जो कर रही है, जो आपके लोग कर रहे हैं, दैट्स अ फैक्टर। देखिए दोनों तरह से चीज़ें हो जाती है ना। अब ये मसला ये है कि जब आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे मुआशरे जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ पे क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि तमाम लोगों को जो बेसिक इनकम है वो मिल रही है? बिल्कुल। अच्छा, जब आप वो नहीं मिल रही तो फिर वो सिस्टम को ब्लेम करें ना। पॉपुलेशन पे हम क्यों हमेशा जाते हैं कि पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन इज एन इशू। देखिए योर सिस्टम इज फेलिंग, योर सिस्टम इज एन इशू। नहीं, देखिए सो मसला फिर वही है कि हम जो हमारी आबादी का तनासुब है, जिस तनासुब से वो बढ़ रही है, उस तनासुब से अगर हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही तो बिल्कुल ठीक है कि आपको इकोनॉमी को बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन वो कितने अरसे में हो सकती है और
उस दौरान में क्या आपको ये चीज़ नीचे लाने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि अगर नहीं है तो ये गैप शायद हमेशा कायम रहेगा। मतलब चाइना जो अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है और अब शायद उसको कम आबादी की वजह से मसाइल भी होने शुरू हो जाएं, लेकिन अभी तक तो उनकी कामयाबी में एक हिस्सा इस चीज़ का भी था कि उनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, अगेन वो यू कैन नॉट हैव दैट पॉलिसी, क्योंकि फिर वो भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी को कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अगेन कवानीन ऐसे नहीं बनाए जा सकते, लेकिन अगर लोगों को खुद ये ख्याल हो कि जी हम जो बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको हमने अच्छी तालीम देनी है, उनको हमने अच्छा स्कूल देना है। वहाँ तो वो तो चाइना तो इस चीज़ को एक्सट्रीम पे ले गया था। वहाँ तो इफ यू हैड अ सेकंड चाइल्ड छापे पड़ते थे, बच्ची को ले जाते थे। इट्स बहुत ही, ये तो जाहिर नहीं हो सकते। और वो चलें अलग बात है उनकी जो पॉलिसी थी, लेकिन आबादी की हद तक अगर आप देखें फिर उन्होंने काबू पाया। और अब उल्टा उनको प्रॉब्लम पड़ रहा है कुछ मुल्कों को, जापान, नॉर्थ कोरिया, चलो नॉर्थ कोरिया की अलग बात है, चाइना को आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में हो जाएगा। और ये इसी वजह से है कि लोग, एक तो सिर्फ ये है कि लोग पॉपुलेशन कंट्रोल, और दूसरा वही वाली चीज़ डिंक्स। I think डिंक्स जो हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये मुझे लगता है it's probably because इस इकोनॉमी में एक सिंगल इंसान को एग्जिस्ट करना इज सो डिफिकल्ट। लाइक यू नो, आप मतलब आई वुड रादर ब्लेम द सिस्टम कि मतलब ये जो आपका कैपिटलिज्म है ओवरऑल, जिस तरह का आपका सिस्टम है, उसकी वजह से इंसान इतना डिसहार्ट हो गया कि वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। वो कह रहा है कि भाई मैं तो बस फोकस करूं, बिकॉज मैं अगर किसी इंसान को इस दुनिया में ले आऊँगा तो उसको पहले खाना पीना, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करनी है, फिर उसको एक अच्छी लाइफ देनी है, और फिर जिस तरह के हालात हैं उसमें आप, इसमें तो कोई शक नहीं। और वो गिल्टी फील करते हैं कि मैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए एक बच्चा दुनिया में ले आऊं, और ये इस दुनिया में लेकर आऊं। मतलब उनकी इतनी बिल्कुल। मैं तो जब पहली दफ़ा ऐसे शख्स से मेरा दोस्त ही था, तो उससे मैंने भी वही सवाल पूछा जो हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं। उसकी शादी को कुछ साल काफ़ी साल हो गए, उससे को नो किड्स, उसने जो वांट टू हैव किड्स। तो मैंने पूछा क्यों नहीं, कहता है क्यों करूं, वजह क्या वो ये कोविड खत्म हो रहा था, कहते देख रहे हो दुनिया में, वो कहते दुनिया फटने वाली है, और इस दुनिया के अंदर तुम कह रहे हो कि बच्चे लाएं, ये कितनी, वही आपकी भाई कितनी सेल्फिश बात है। कुछ जगह है वो इस फिलॉसफी पे बात वही है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आपकी वो जो होता है ना, आपकी वो जो इंटरनल क्लॉक है वो टिक करना शुरू हो जाती है एक खास एज के बाद। आपको उसके बाद ख्वाहिश पैदा हो जाती है बच्चे पैदा करने की। हाँ बिल्कुल। तो वो एक तरफ वो बिल्कुल हकीकत है, दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि दुनिया कोई इतनी फुल ऑफ रोजेस तो है नहीं दुनिया में, कभी भी नहीं। एंजाइटीज हैं आपकी, ये आप लोगों ने टेंशन ली हुई है, दुनिया का निज़ाम चलता रहना है, और बस हर दफा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे ज़माने ही बहुत बुरे थे। बिल्कुल। और उसमें तो फिर आप इतना अगर वो आप जानना शुरू कर देंगे पीछे, तो फिर तो ये भी है कि तो बेहतर हुई है, फिर तो शायद शादी की भी जरूरत नहीं है। फिर तो बस तो वही हो रहा है ना। बिल्कुल हाँ, नहीं सही कह रहे हैं आप। वो ये जिस तरह मुझे एक बात उस वक्त भूल गई थी, अब याद आ गई कि जिस तरह उन्होंने कहा ना उस वक्त कि जी कंपेनियनशिप बड़ी ज़रूरी चीज़ है। या इस तरह जब भी शादी के कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा फ़वाइद बयान कर रहा हो ना, तो उसके दूसरे पार्टनर से ज़रूर पूछना चाहिए कि तेरे नाल की गुजर रही है, क्योंकि जब कोई एक बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हो ना, इसका मतलब है कि दूसरे की जान मुश्किल में है। अमूमन शादी में दोनों तकलीफ में रहते हैं। जब कोई एक खुश हो ना, तो समझ जाए दूसरा गया। चले यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद we'll have a lot more to discuss. Stay tuned. वेलकम बैक टू बोलो जनाब। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि पाकिस्तान को अपेरेंटली आईसीसी ने होस्टिंग राइट्स दे दी हैं फॉर द नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी। जी ये ज़का अशरफ साहब जो पीसीबी चेयरमैन हैं और जोनाथन हॉल जो आईसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में मुआहदा हुआ है कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिल गए हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये इस चीज़ की पहले भी ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो होस्ट करेगा, अब वो एक लिहाज से ऑफिशियल होगी चीज़। और उसके साथ साथ इसके अंदर एक मसला भी है, ज़ाहिर है हर चीज़ में छोटा बड़ा मसला तो होता है। तो इसके अंदर मसला ये है कि जब एशिया कप हुआ था पाकिस्तान में, तो उधर ये इशू बना था कि जब इंडिया को हमने कहा कि आप पाकिस्तान आके मैचेस खेलें, तो इंडिया ने बीसीसीआई जो क्रिकेट उनकी बॉडी है उन्होंने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, और फिर वो मैचेस जो थे वो किसी और मुल्क में हुए। तो इधर भी ये इशू होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ज़ाहिर है एक बड़ा टूर्नामेंट है, और उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो जहाँ पे भी होगा
उसकी टिकट्स भी बहुत ज़्यादा बिकेंगी, उसकी व्यूअरशिप, उसकी एडवर्टाइजिंग, सब कुछ उसके अंदर लॉट ऑफ मनी इज़ इन्वॉल्व। तो जाहिर है जो कंट्री होस्ट कर रहा है वो चाहेगा वहाँ पे हो। इंडिया अलबत्ता रिफ्यूज़ पहले भी किया था, इस दफ़ा भी कर देगा या करेगा, और फिर उसको हम आगे जाके देखेंगे फिर उसके अंदर क्या वर्कराउंड निकलता है उसका। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि अब ये वो मौका है जहाँ पे पाकिस्तान को स्पाइन दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को ये कहना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, हम इधर ही करेंगे, हम इधर ही करेंगे। क्योंकि देखिए, मसला सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच का नहीं है। पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलना है वो भी तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सारी दुनिया कहती होती थी कि जी इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान खेलने आता, जब कोई और मुल्क भी नहीं आता था, और इंडिया BCCI जो है वो बड़ा आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तब मैं इंडिया के साथ था। मैं ये कहता था कि यार बाकी तो पूरी दुनिया भी तो नहीं आ रही ना, तो इंडिया क्यों आ जाए। लेकिन अब जब बाकी पूरी दुनिया आ रही है, अब जब ऑस्ट्रेलिया को आने में, इंग्लैंड को आने में कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको क्या मसला है। बिल्कुल। सो अब अगर इस टूर्नामेंट में ये हमारी बारी थी, हमें अपनी बारी पे, अपनी टर्न पे ये टूर्नामेंट मिल रहा है, अब अगर इंडिया यहाँ नहीं आना चाहता है तो फिर वो इस पूरे टूर्नामेंट से दस्तबरदार। और देखें ना, अब एशिया कप के ऊपर भी सारी यही जो आपने बात की, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे, तब भी हुई ये बात तब, लेकिन वो स्पाइन वाली बात जो है हम नहीं दिखा पाए। वो सारे मैचेस मेरे ख्याल में श्रीलंका जाके खेले गए, और उसके बाद ये इशू हुआ कि फिर श्रीलंकन बोर्ड ने, पैसों का भी मसला हुआ था बीच में कि जी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा एयर ट्रैवल टाइम है, एक्स्ट्रा होटल बुकिंग्स हैं, वो सारा कुछ जो है वो पैसे भी फिर वापस मांगे गए। तो ये भी इशूज़, उसमें लॉजिस्टिकल बहुत मसले हो जाते हैं। पूरी टीम को उठा के किसी और मुल्क में भेजो एक मैच के लिए, फिर वो वापस आए, फिर एक और मैच। चले वो तो हो गई, ये तो अब देखेंगे आने वाले दिनों में इंडिया का रद्द-ए-अमल क्या होता है। इसके अंदर इसका एक सियासी पहलू भी है, वो भी आपको बताते चलूँ। वो ये है कि कहा यह गया है जी 2025 तक तमाम सिक्योरिटी इंतजामात जो हैं वो बिल्कुल ठीक और A1 ज़बरदस्त होंगे, और ये मैच जो है ये सारे बेहतरीन तरीके से किए जाएंगे। और इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब। वाह, विजन उनका 2025 वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि ऑल सिक्योरिटी एजेंसीज की कोऑपरेशन होगी, यानी कि काकड़ साहब की विजन जो है वो 2025 तक है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब खैर से जो भी नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे, काकर साहब अपनी ड्यूटीज एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फिर भी सर अंजाम देंगे। 2025 तक उन्होंने वादा कर ली। देखें, जो इस वक्त हमारे जेल में ऑफिस के बिहाफ बोल रहे हैं, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखें, जो इस वक्त हमारे सही बोल रहे होंगे, अपने ऑफिस के बिहाफ बोल रहे हैं, अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं बोल रहे। देखिए, जो इस वक्त हमारे जो लीडर्स जेल में हैं, उनकी भी उम्मीद यही है कि 2025 तक दोस्ती हो जाएगी। तो अगर इनको उम्मीद है कि जो भी नया आएगा 2025 तक उससे लड़ाई हो जाएगी, मेरा चांस दोबारा होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो मुझे तो समझ नहीं आती कि एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका क्या बनता है काम कहना कि जी एक PCB एक बोर्ड बनाया आपने, एक इदारा है पूरा, बहुत बड़ा पावरफुल इदारा है, ये तो सारे उनके काम है करने को। तो इसके अंदर फिर जाके बयानबाजी की जी आप सिक्योरिटी फोर्स वो भी ठीक होगी, ये चीज़ भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। मतलब PCB को थोड़ा इंडिपेंडेंट कर दें, आप गैर सियासी कर दें PCB को। सब मसला पता है क्या है, पाकिस्तान क्योंकि सिर्फ एक स्पोर्ट खेलने वाला मुल्क बन चुका है, तो अब सबको यहाँ पे लाइमलाइट नज़र आती है। हमें तारीख़ी तौर पे बग़ैर नाम लिए बड़े बड़े इदारों महकमों के सरबराहान का पता है, जिन्होंने वर्ल्ड कप मैचेस से एक रात पहले फ़ोन कॉल मिलाया और बताया कि अटैक स्पिनर से करवा लो। तो यहाँ पे ना सबके पास क्रिकेट को लेके एक विजन है, जो कि वो आपको देना चाह रहे हैं, चाहे आप लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। बल्ला इंच करके, हाँ वो वाह। और जितनी लुक्रेटिव जॉब PCB की है ना, उसकी वजह ये है कि मतलब जो आपकी मुआशरे में बल्ले बल्ले हो जाती है ना, मतलब आपने पता नहीं किसी शादी पे या किसी जनाजे पे किसी प्राइम मिनिस्टर को देखा है या नहीं देखा, उसको भी इतने लोग अप्रोच नहीं करते। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों को होता है यार इसको जाके अपना काम बताएंगे, ये पता नहीं करेगा नहीं करेगा, मेरी अपनी नज़र में मेरी भी वैल्यू कम हो जाएगी इसकी में। अच्छा, PCB में ना जनाजा पढ़ने लगेंगे। मैं सोचे सा स्पिनर ओला पालो ना, अब वो ये है कि वो अपना काम तो कह ही नहीं रहा, वो तो मुल्क और कौम के भले के लिए एक आपको टिप दे रहा है, तो वो जबरदस्त है। अच्छा, नहीं सही कह रहे हैं। वैसे ये सॉरी एक और इजाफा कर दूं, जो आपने इससे पहले बात की कि हमारे मुल्क में सिर्फ एक स्पोर्ट खेली जाती है क्रिकेट, मैं इस चीज़ को पहले नहीं मानता था, मुझे लगता था कि और स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। लेकिन आप किसी भी अखबार के स्पोर्ट्स सेक्शन को अगर आप रोज़, और मैं रोज़ चूँकि पढ़ता हूँ, वहाँ पे सिवाय क्रिकेट की और कोई खबर नहीं है। और ये हो ना कि कुछ लोकल स्पोर्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट की, हम बाकी टीमों के बारे में भी खबरें, क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट्स पेजेस क्रिकेट पेजेस होने चाहिए।
अच्छा, इसका मैं आपको एक और सबूत दे देता हूँ। एक तो हम इसमें गुड न्यूज़ देते हैं कि पाकिस्तानी विमेंस टीम ने न्यूजीलैंड को सीरीज हरा दी है। वाह, अच्छा, अब ये ना बहुत ही बड़ी पहली दफ़ा ये बहुत ही बड़ी बात इसलिए है कि एक तो ये कि पूरी दुनिया जो है अब जिस किस्म की साइंटिफिक किस्म की ट्रेनिंग पे जा रही है ना स्पोर्ट्स वाले, पाकिस्तान में आपको पता है बिरयानियाँ चल रही हैं अभी तक। अच्छा, दूसरा, ख़वातीन को लेके पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा इनकरेज भी नहीं किया जाता कि ये खेलें, उनको कोई बहुत ज़्यादा मौके भी नहीं मिलते। वो तो वैसे भी किसी भी औरत को इतना इनकरेज हाँ, नहीं करते, सो तो वही ना, इसीलिए वो फिर करती भी नहीं है। सो इन्होंने जाके एक्चुअली वहाँ पे हरा दिया है। ये इतनी बड़ी बात है, एक तो इनकी तारीफ ज़ाहिर है करनी चाहिए। दूसरा, इसमें वो वाला पहलू भी है कि ये क्यों कर मुमकिन हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट ही खेली जा रही है। तो उसमें अगर हम स्टैंडर्ड सारे फॉलो नहीं भी कर रहे तो फिर भी क्योंकि खेली वो स्पोर्ट जा रही है, हम अभी तक मुकाबला कर रहे हैं। मेंस में भी यही हो रहा है कि हम अभी तक भी बहुत बुरी टीम नहीं है दुनिया में, हम मुनासिब टीम है। हालांकि इवेंचुअली हमने खराब होना है, क्योंकि पूरी दुनिया जब भी कोई मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो उसकी हर चीज़ तरक्की पजीर होती है, और जब कोई मुल्क जवाल का सफ़र तय कर रहा होता है तो हर चीज़ जवाल पजीर होती है। सो इवेंचुअली हमारी क्रिकेट ने भी मजीद ख़राब ही होना है, बेहतर नहीं होना। लेकिन जो अभी तक बची हुई है वो इस वजह से है कि हर मुंडा हर कुड़ी कोई शायद खेल ही रहा है। हाँ, नहीं सही बात है ये। इट्स अ गुड एंगल दैट ही इज गिवन। हाँ, अगली खबर की तरफ चलते हैं। जी, अगली खबर ये है, स्कूलों में छुट्टियां और तो ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस जो है लाहौर शहर की, उन्होंने कहा है जी ये जो आपको स्कूल के दौरान जो आपको फ्री टिकटिंग होती थी ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस की, छुट्टियों में वो फ्री नहीं होगी। आपने अगर ट्रैवल करना है मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन पे तो आप टिकट के पैसे दें जब तक छुट्टियां 18 जनवरी तक। एक तो ये फ्री टिकट स्टूडेंट्स के लिए हुई ही अभी कुछ अरसे पहले, इसको ज़्यादा अरसा गुजरा ही नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस पे बहरहाल डिबेट हो सकती है, क्योंकि बहुत सालों से सोचा जा रहा था कि स्टूडेंट्स को फ्री दे दिया जाए पास, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत को होता था कि ये ख़र्चा हम उनका क्यों उठाएं। फाइनली मेरे ख्याल में केयर टेकर गवर्नमेंट में ही ये हुआ है या उससे थोड़ा अरसा पहले हुआ है। तो अब उनको है कि छुट्टियों में तो कम से कम पैसे बचाए जाए ना। लेकिन ये FA तक के बच्चों को के लिए इन्होंने बंद कर दिया है छुट्टियों में। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कुछ खुली रहती हैं, हाँ, उनके लिए अभी तक जायज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अंदर एक और उन्होंने बात की है इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं जी कि ये छुट्टियां जो हमने दी हैं, छुट्टियों का आपने सख्ती से इन पे अमल करना है। किसी भी स्कूल के अंदर जो उनका टीचर्स का अमला है या स्टाफ जो है वो नहीं आएगा, छुट्टी करो। अच्छा, उसके अलावा बच्चे तो ज़ाहिर नहीं आएंगे, कोई स्कूल जो है उनको इजाज़त नहीं है स्कूल खोलने में जब तक गवर्नमेंट डेट से पहले। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहते हैं आपने गलत टाइम पे छुट्टियां दी हैं, और उनकी बात से मैं एक हद तक एग्री करता हूँ। वो कह रहे हैं कि अभी मौसम जो है उतना ठंडा नहीं हुआ जितना हो जाएगा पोस्ट जनवरी। सो वो कह रहे हैं कि आपको छुट्टियां जो हैं वो तब देनी चाहिए थी। आप एग्ज़ाम शैम्स हमें सारे जो हैं लेटर करके कर लेने देते, और प्राइवेट स्कूल्स का ये मुतालबा है कि आप स्कूल्स बंद करते जनवरी में जाके। बात तो टेक्निकली सही है बिकॉज विंटर ब्रेक हमारी एसोसिएटेड होती है उस टाइम पे टुवर्ड्स द और ठंड की वजह से होती है ना, खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। वो इसलिए कोई और वजह है ही नहीं। नहीं, लेकिन जो छुट्टियां जल्दी देने का मकसद था स्मॉग। हाँ, स्मॉग भी मतलब एक वन ऑफ द रीजंस है, बट आप खुद ही तो कह रहे हैं तो बेहतर हो ही गया। अभी वो नहीं, अभी बेहतर बिल्कुल बेहतर तो हो ही गया। नहीं, आज सुबह 450 था। और वैसे भी जो कोशिश, मैंने तो देखना ही छोड़ दिया 2 हफ्ते से। मैं जानना ही नहीं चाहती देखने की बुरे हालात है। जरूरत नहीं है, वो आपको महसूस हो रहा है। नहीं, अब तो यूज्ड टू हो गए हम। मेरा ख्याल है कोशिश बहरहाल ये सारी छुट्टियों को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की इसलिए है कि स्मॉग में कमी लाई जा सके। हाँ जी, अगली खबर। ये तो ठीक है, लेकिन अगर जब जनवरी का वक्त आएगा, जब ठंड ज़्यादा हो जाएगी तो फिर तो कोई नहीं, बच्चों को पैक करके भेजेंगे। नहीं, वो जो थर्मल इन्वर्जन जिसकी वजह से स्मॉग ज़्यादा होती है वो इन्हीं महीनों में ज़्यादा होती है। जनवरी में उसने वैसे ही कम हो जाना। स्मॉग कम होगी, ठंड बढ़ जाएगी ना। मैं ये कह रही हूं ठंड तो बढ़ जाएगी, फिलहाल इट्स नॉट अ विंटर ब्रेक दैट वी आर टेकिंग राइट नाउ, इट्स अ स्मॉग ब्रेक। एंड उसके बाद हम शायद विंटर ब्रेक ले लें। कोई नहीं, बच्चे थोड़ी ठंड खाएं, क्या हो जाएगा ऐसी के बाद। वो आपने देखा नहीं रशिया वगैरह में तो नॉर्मल बच्चों को ठंडे पानी में डिप करके निकालते हैं, किससे इम्यूनिटी बनेगी। आइडियाज ना दें सर प्लीज। अच्छा जी, अगली खबर भी सियासी है। वाह। और वो सियासी खबर ये है कि जी वो कहते हैं कि जी नून लीग के जो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो प्योर मेरिट पे होगी। अच्छा, इसमें आपने इस तरह क्यों बोला? क्योंकि वो कह रहे हैं जिन्होंने कहा है
वो ये बिलीफ रखते हैं कि जब टिकट किसी को दी जाए तो वो बंदा इस किस्म का हो जो पूरे मेरिट पे हो और कोई आपको उसमें मारूसी सियासत भी ना हो, उसके अंदर कोई फेवरेटिज्म भी ना हो और उसके अंदर कोई सिफारिश भी ना हो, प्योर मेरिट के ऊपर बात हो रही है। सर ये हर दफ़ा इस तरह के बयान आते हैं और ये सिर्फ एक पार्टी के नहीं आते, तमाम पार्टीज हमेशा यही कहती हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जाहिर है वो मेरिट ही फॉलो करती हैं, मतलब कोई क्यों मेरिट पे नहीं करेगा। अब आपकी और उनकी मेरिट की डेफिनेशन डिफरेंट है। मतलब एक बंदा है वो पार्टी फंड में 25 करोड़ दे सकता है, आपके ख्याल में ये मेरिट नहीं है? और क्या होता है मेरिट? वो उसने मेरिट पाया है को खर्चा करके, ये भी तो उसकी एफर्ट है ना जो किया उसने। बिल्कुल ठीक। नहीं तो इनके मेरिट क्राइटेरिया पे पूछना चाहिए ना कि क्या है। हाँ, नहीं, हर पार्टी का अपना हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और अब वो देखिए ना कि आप कहते हैं जी मरूसी, भाई क्यों ना मरूसी? हाँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप अपने भाई की गारंटी नहीं दे सकते कि ये जब कोई अहम मौका आएगा तो ये मेरा साथ देगा, ये निकल जाएगा कहीं और। तो भाई यहाँ पे अगर आपका बच्चा है जिस पे आपको लगता है कि आपकी चलती है तो वाई नॉट। इसी तरह मतलब जो हम पहली ब्रेक में भी तस्करा कर रहे थे, अगर बेगम की फैमिली में से कोई है तो वो तो वैसे ही टॉप पे आ गया। ठीक है। सो ये सारे मेरिट ही है। और मारूसी के ऊपर देखें एक हद तक बहस होती है कि जी क्यों होती है ये चीज़, तो आपकी वो वाली बात कि क्यों ना हो, आप देखिए उसके ऊपर अगेन मेरिट ऑब्वियसली कहाँ। अब जैसे एक ख़ानदान है डॉक्टरों का, उसमें से मुमकिन है कि अगर आप डॉक्टर हैं और आपके वालिद डॉक्टर थे तो आपके 3 बच्चे उनमें से एक तो डॉक्टर बनना चाहेगा, या इफ़ नॉट ऑल 3। वकला में भी ऐसे है, सहाफ़त में भी ऐसे है। एक मैं इस चीज़ का आपके सामने एग्जांपल हूँ। तो सियासतदान जो हैं, अगर उन्होंने घर में बच्चे ने देखा है कि जी अबू जी या वालदा जो हैं वो सियासत में ही रहे हैं या रही हैं, तो मैंने भी सियासत में आना है। हाँ, अब फ़र्क सिर्फ यहाँ आ जाता है कि वो जो डॉक्टर है, अगर तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनता तो वो डॉक्टरी नहीं कर सकता, वो पहले ही पता चल जाएगा। जो सहाफ़त है उसके अंदर भी एक हद तक जी पहले ही समझ आ जाएगी जी कितना कुछ पानी में है, वकालत में ही पता चल जाएगी। सियासत में ये है कि वो बात इतनी जल्दी पता नहीं चलती, वो पर तजर्बे कर करके फिर वो बंदा एंड में जाके समझ जाता है। हाँ। देखिए वो इस पे ना मिसाल ये दी जाती है कि जब आप डॉक्टरों की बात करते हैं, वकला की बात करते हैं, तो वो कहते हैं जी कि डॉक्टर भी इम्तिहान तो उसको पास करना पड़ता है जिसका मर्जी बच्चा हो, वकील को भी इम्तिहान पास करना पड़ता है। अच्छा देखें, एक तो ये कि क्या डॉक्टर के बच्चे को या वकील के बच्चे को एडवांटेज नहीं है कि उसको घर पे इतनी ज्यादा चीजों का पता लग चुका है जो कि दूसरे बच्चे को तो नहीं पता लगा। एडवांटेज तो उसको है, बचपन से ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप चल रही होती है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि उनका अगर ये इम्तिहान है तो सियासतदान के बच्चे का इम्तिहान तो बहुत बड़ा है। इन्होंने तो मुफ्त गए या ज्यादा से ज्यादा $200-400 फीस जमा कराई और इम्तिहान के खर्चे बैठ गए। वहां पे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 करोड़ रुपया लगा और बच्चा इलेक्शन हार गया। इससे बड़ा टेस्ट कौन सा है? नहीं, बात तो सही है। हाँ, that's true, that's true। लेकिन चले ये अच्छी बात है कि हम भी ये तवक्को करते हैं तमाम सियासी पार्टी से कि वो मेरिट के ऊपर ही करें और मेरिट पे ही होना चाहिए। जमहूरियत की असल में जो स्पिरिट है वो है ही ये कि जी आप कोई भी बंदा जो है जो आवाम से निकले और उसको आवाम पसंद करती हो तो उसको वोट दिया जाए। जैसे मैं आपको इनकरेज करता रहता हूँ कि आप आएँ, आप करें। और मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जो अल्टीमेट टेस्ट होगा ना डिग्निटी का, पार्टीज का, वो इससे आपको पता लगेगा कि कौन सी पार्टी है जो कि सेनेट का टिकट मुझे देती है। वो है असली सच्ची पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली पार्टी। सिर्फ सेनेट की टिकट ये नहीं हो पाएगा तो फिर इसका मतलब ये पार्टियां नहीं ठीक, ये पार्टियां नहीं ठीक, इसी चीज को मान लेते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं जी। वो क्रिकेट की ही खबर है और बड़ी मायूसकुन खबर है। हम ऑस्ट्रेलिया गए। अच्छा। और वहाँ से फिर बयानात इस किस्म के है कि हम यहाँ सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आए, हम जीतने आए। अब मैंने इसी शो के तवसत से एक बात की थी कि देखें एक वर्ल्ड कप जीतने का मोमेंटम लेके एक टीम आ रही है। वार्नर की लास्ट सीरीज़ है, पीछे उनके एक पूरा मुल्क बैठा है जो कह रहे हैं वर्ल्ड कप जीत गए, पाकिस्तान आ रहे हैं, देखी जाएगी। हालांकि वो अलग बात है, मेरे ख्याल में इंडिया से वो हार गए थे जो T20 सीरीज़ थी, लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, वापस ले लो। अब टेस्ट मैच शुरू तो अच्छा हुआ। वो हमारा एक नया बॉलर जो लेके गए हैं उसने 6 विकेटें ली, आई थिंक सेकंड सेशन के अंदर, नाम जमाल। उसके बाद हमारी बैटिंग जब आई तो बैटिंग ठीक थी, बैटिंग उनकी शुरू अच्छी हुई, 2 विकेटों का लॉस हुआ। फिर एकदम से 3 विकेटें इकट्ठी गिरी, मेरे ख्याल में 30 रन के अंदर हमारी को 3 विकेटें गिर गई। और इस वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी है।
हाँ जी, उनका बेसिकली अब तो 82 for 2 है मेरे ख्याल में। सो बात ये है कि ये जो हमारी स्ट्रेटजी थी ना, जो मैंने देख के मुझे लगा कि स्ट्रेटजी ये है, वो ये थी कि बॉयज़ ने सोचा कि हम 2.5 के रन रेट पे खेल के ना ऑस्ट्रेलियंस को थका देंगे। वो मेरे ख्याल में ठीक भी इस लिहाज से थी कि उनकी आते साथ 2 विकेटें गिर गई क्योंकि वो थक गए थे। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ना आज 24 करोड़ अवाम, जिसमें हमारे क्रिकेटिंग लेजेंड्स शामिल हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट क्या है। सो क्रिकेट एक स्पोर्ट है जिसमें जो टीम ज्यादा स्कोर करती है वो दूसरे से जीत जाती है। अब यहाँ पे जोर किस चीज पे है? स्कोर करने पे। सो ये जो है ना कि हम खड़े होके हमारी पहले आई सेट हो जाएगी, फिर हमारे फुट सेट हो जाएगा, फिर हमारा बडला सेट, और भाई स्कोर करो। मतलब इतना सेट होने के बाद अगर स्कोर ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है? और अगर बॉलिंग पे आ जाए थोड़े से, इस लड़के के अलावा जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आप शाहीन अफरीदी को लेके गए हैं, शाहीन नहीं चल पाया। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की साइड से भी आप देखें तो वो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली इस पहले टेस्ट मैच के अंदर, वो हम बुरा खेल रहे थे। तो बस चले, ये तो एक है, जैसे आप कहते हैं कि स्कोरिंग करनी चाहिए, माइंडसेट चेंज करना चाहिए। होपफुली आने वाले दिनों में ये एक नया तजर्बा है एक नए कैप्टन के साथ, शायद ये लर्निंग कर्व अच्छा हो। बात ये है कि पाकिस्तान को ना, मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि स्कोर करें, तेज़ खेलें, अच्छा चाहे हार जाएं, फिर भी अटैकिंग क्रिकेट, अग्रेसिव क्रिकेट। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, आपने उसको अपनाना है। अगर आप नहीं अपनाओगे तो आपकी ऑडियंस चली जाएगी। आपकी जब ऑडियंस चली जाएगी तो आप पैसे कम कमाना शुरू कर दोगे। जब आप पैसे कम कमाना शुरू कर दोगे तो उसके बाद आपके बोर्ड की अहमियत, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट कम करते हो इन द टोटल इकोनॉमी ऑफ क्रिकेट, वो कम हो जाएगी। फिर जब इंडिया कहेगा या कोई भी मुल्क कहेगा हमने नहीं वहाँ पे आके खेलना, तो आप ये कह नहीं सकते कि नहीं हमने तो यहीं पे कराना है, आप आओ या जाओ। मतलब अगर पाकिस्तान, जो हम पहले शुरू में बात करते, स्पाइन दिखाते हैं और कहते हैं जी कि यहीं होगा, इंडिया 10 बरदार हो जाए, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि इंडिया ना आए? आपके ख्याल में इंग्लैंड चाहेगा इंडिया ना आए? क्यों? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने 4-5 साल हो गए हैं मैंडेटरी कर दिया है कि हमारी टीम्स इंडिया के साथ साल में 2 सीरीज जरूर खेलेंगी। पाकिस्तान को वो साल में 2 टेस्ट मैच भी नहीं देते हैं, या बड़ी मुश्किल से दे देती हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप इंडिया से खेलते हो तो टीवी राइट्स और जो टिकट्स और मर्चेंडाइज और पता नहीं क्या कुछ पीआर होती है, इतना ज्यादा पैसा जनरेट होता है जो कि फिर स्प्लिट होता है टीम्स के दरमियान। हर कोई इंडिया से खेलना चाहता है। पाकिस्तान जब तक ज्यादा पैसे नहीं कमाएगा तब तक उसकी वो अहमियत नहीं बनेगी। और पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पैसे कमाने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, जिनमें से एक चीज ये जरूरी है कि फायरिंग मॉडर्न क्रिकेट। और आप देख लेना कुछ बोर्ड, जैसे श्रीलंका का बोर्ड जो है, अब श्रीलंका के साथ क्या किया आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप, मतलब बाकी सारी चीज़ के ऊपर, तो ये वही वजह है ना जो आप कह रहे हैं। अगर वो अर्निंग उस तरह से नहीं है और ग्लोबल इकोनॉमी जो क्रिकेट की उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो वही हाल होगा और हमारा भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे देखें ना कि इस मुल्क में वैसे भी टिकट खरीद के लोग जाते हैं देखने, नहीं जाते। हम अक्सर ये बात करते हैं यार पिंडी और मुल्तान फुल होता है, लाहौर फुल होता है जब लाहौर का मैच ना हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह यहाँ पे लोग, ये जो केबल के ऊपर मैचेस देखे जाते हैं, पता नहीं कौन सी केबल लीगल है, कौन सी केबल लीगल नहीं है, डीटीएच का यहाँ पे क्या स्टेटस है। यहाँ पे आपको पता है ना, पूरे मोहल्ले, पूरे शहर हैं जिसमें कोई केबल ऑपरेटर को पैसे ही नहीं देता। वो कैसे चल रही हैं ये हमें नहीं पता। यहाँ पे जो आपको घर पे टीवी सेट के ऊपर चैनल्स मिल रहे हैं वो लीगली मिल रहे हैं, वो इलीगली मिल रहे हैं। हाफ ऑफ द पीपल डोंट इवन नो। तो यहाँ पे पैसे जनरेट होने कैसे हैं, मुझे तो सबसे पहले यही नहीं समझ आती। हर चीज को स्ट्रीमलाइन करने की टिकट का भी तो आप ये देख लें, आप पीएसएल होता है, कोई बड़ा मैच होता है, अगर आपका कोई जानने वाला हो स्पॉन्सर के अंदर, तो 10 मुझे दे दो, 10 मुझे दे दो, 20 मुझे दे दो, उसको दे दो। वो फ़ोन चल रहे होते हैं, फिर अगला बंदा जो है, जो मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव हो या कोई भी हो, वो आपको फिर दे देता है, क्योंकि उनको तो पासेस में इसलिए होते हैं। स्पॉन्सर तो टिकट के लिए पासेस लेते हैं ताकि वो अपने क्लाइंट्स को ऑब्लाइज करे। तो इसलिए यहाँ पे टिकटेड सिस्टम तो हो नहीं सकता। मतलब मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम कभी मैच में देखे तो बहुत हैं कि मुझे याद हो कि कुछ जेब से गए और किसी टिकटिंग बूथ के ऊपर पैसे दिए और फिर टिकट मिला और फिर स्टेडियम दाखिल किया। इनफैक्ट यहाँ पे तो अभी मुझे याद है, ये जो नेशनल T20 था या दूसरा था पिंडी के अंदर, उन्होंने मैच हो रहा है अंदर और लोगों को अंदर नहीं आने दिया, देखने चाह भी रहे थे, उनको भी नहीं अंदर आने दिया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको ठीक करनी पड़ेगी।
आपका जो अमीर तबका है वो तो ऐसे नहीं मानेगा कि मैं गाड़ी खड़ी करूं 4 किलोमीटर दूर, शटल पे बैठूं, शटल मुझे स्टेडियम छोड़े, फिर मैं निकलते वक्त यही एक्सरसाइज करूं। मतलब जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि क्रिकेट मैच चल रहा है, साथ बाजार खुला हुआ है, शॉपिंग चल रही है। अभी हम इंडिया में देख रहे थे गोरे कमेंटेटर्स जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं, साथ मैच चल रहा है। जब तक ये सारा माहौल नहीं होगा, मतलब आप ये देखें कि अच्छा पाकिस्तान अभी जिस तरह क्रिकेट करवाता है इस तरह करवाता भी रहे और बड़ी कामयाबी भी हो जाए और बड़ा क्राउड भी आ जाए, उस शहर में जहां पे मैच हो रहा होता है वहां पे कारोबारी हजरात को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। उसका हल वैसे निकाला गया था। पिछली जो पंजाब हुकूमत थी वो ये था कि उन्होंने कहा था कि लाहौर की हद तक मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये शायद तो रेज़ लाई साहब ने कहा था कि हम प्लान कर रहे हैं कि गद्दाफी स्टेडियम जो है उसके अंदर एक होटल बनाया जाए। मेरे ख्याल में ये बात जो है आगे तक काफ़ी चलेगी थी। शायद एक बिड भी रेज हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि आप इंटरनेशनल चेन किसी को कहें या आके गद्दाफी स्टेडियम में ही होटल बनाएं। उस होटल का फ़ायदा ये तो गारंटीड होगा कि जब मैचेस होंगे तो टीम्स उस भर जाएगा होटल, नंबर 1। नंबर 2 की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम जो पीसी होटल से लेके टू ऑल द वे टू जो गद्दाफी स्टेडियम है वो ख़त्म हो जाएगी। उस चक्कर में माल रोड भी बंद होती है, माल रोड बंद होती है, जेल रोड बंद होती है, जेल रोड बंद होती है तो लाहौर बंद हो जाता है। तो इस सारे चक्कर में उन्होंने अगर वहीं कर दें तो बिल्कुल ठीक है। या उसका एक ऑल्टरनेट तरीका मेरे जहन में था, क्योंकि हमारे मुल्क में हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनकी फिजिक्स डिफरेंट है और 55 रुपये किलोमीटर पे है। तो आप मेरे ख्याल में आप जिस होटल में रहते हैं आके एक हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ाएं, उसको स्टेडियम के अंदर उतारें पिच के ऊपर, फिर वो जाए। मतलब 4 फेरे 500 रुपये, इस किस्म का हिसाब होगा। देखिए ये तो जो है ना, जो पहला वाला जो तजवीज़ थी वो तो खैर सारे शहरों में करनी पड़ेगी ना, वो महंगा काम है। ये जो हेलीकॉप्टर वाला ना, और ये 50 रुपये को छोड़ दें आप, ये 50,000 रुपये किलोमीटर भी पड़ता है ना, तो ये ही करना चाहिए। पूरा शहर बंद करने से ये बहुत बेहतर है। बिल्कुल, बहुत बेहतर है। चले यहाँ पे हम शो ख़त्म करेंगे। टुमारो सेम टाइम, द थ्री ऑफ अस एट बोलो जनाब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।